Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग वर्क एनर्जी पावर को खत्म करेंगे और जो आखिरी टॉपिक रह रहा था वो था कोलिजन इन टू डायमेंशन, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑब्लिक कोलिजन या फिर कोलिजन इन टू डायमेंशन को कैसे टैकल करते हैं और साथ ही साथ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के ऊपर भी कुछ सवाल देखेंगे ना। तो चलिए आज की एक लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और सवाल है अ बॉल ऑफ मास एम हिट्स अ फ्लोर विद स्पीड v making an angle of incidence theta with the normal. The coefficient of restitution is e. Find the speed of a reflected ball and the angle of reflection of the ball. तो चलिए इसके लिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपने को सवाल में ना बेसिकली ये थीटा दिया है और ये v दिया हुआ है। अपने को ये एंगल फाई निकालना है, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड बॉल है ना वो इस सरफेस से अगर नॉर्मल बनाए तो उससे कितना एंगल बना रही है और साथ ही साथ किस स्पीड से ये जा रही है ना, ये भी अपने को निकालना है। तो चलिए अपने को सवाल में एक और चीज दी हुई है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है ई। तो बच्चों इस सवाल के थ्रू ना आप एक आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग अभी तक वन डायमेंशनल कोलिजन से डील करते थे, है ना। यहाँ पर ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि टू डायमेंशनल कोलिजन में ना हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि जब ये बॉल यहाँ पर आ रही है ना, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो हम लोग बेसिकली जो काम वन डायमेंशनल कोलिजन में किया करते थे वही काम अभी भी करेंगे, बस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। जैसे कि अगर मैंने ये कह दिया कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो मैं ये देखूंगा कि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ये किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था ग्राउंड को। तो भाई किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था ये v का cos थीटा, हाँ v का cos थीटा कंपोनेंट से। तो यहां लिख दूंगा मैं v cos थीटा। अब सोचिए कि जब टक्कर मारेगा तो ये कितने से लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग कितने से ऊपर जाएगा। बाकी बातें अभी करेंगे अलग से, मतलब बाकी कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ये कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब स्मॉल ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये जैसे v डैश से तो इधर जा रहा है, तो v डैश का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v डैश cos फाई। यही क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ग्राउंड तो ऐसा है, इससे सेपरेट होने के लिए तो यही वाली वेलोसिटी काम आ रही है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, v डैश cos फाई डिवाइडेड बाय e का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, v cos थीटा, है ना। तो अपने पास देखिए क्या इक्वेशन आ गई यहाँ पर, अपने पास E बराबर आ गया v डैश cos फाई अपॉन v cos थीटा। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं देखूं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो पहले वो कितना था, वो था v sin थीटा। अब के डायग्राम के हिसाब से इस बॉल का जो x कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v डैश, है ना, v डैश sin फाई, राइट। तो क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये मैंने फाई कहा ना, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, v डैश sin फाई। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि इस बॉल पर, है ना, बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस पर तो फोर्स लगा नॉर्मल रिएक्शन का जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, v sin थीटा हैज टू बी इक्वल टू v डैश sin फाई, है ना। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई यहाँ पर। तो चलिए पहली वाली इक्वेशन क्या थी उसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। वो थी ev cos थीटा इज इक्वल टू v डैश cos फाई। तो अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को आप अगर डिवाइड कर देंगे तो देखिए मजा आ जाएगा। कैसे, अगर डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, tan थीटा अपॉन e इज इक्वल टू tan ऑफ फाई। तो अपना आंसर क्या आ गया पहले पार्ट का, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, कितना लिख दें, tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय e, है ना। तो ये हमारे पहले पार्ट का जवाब आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं v डैश भी निकाल सकते हैं। v डैश कितना हो जाएगा,
EV cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ फाई, है ना। तो अपना cos फाई के टर्म्स में जवाब आ रहा है, लेकिन हमारे को tan फाई के बारे में पता है ना। tan फाई अगर मैं देखूं, मान लीजिए मैं cos फाई निकालने के लिए tan फाई का इस्तेमाल करता हूं। अगर ये एंगल फाई है तो tan फाई कितना है, tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर, है ना। तो यहां से v डैश कितना आ जाएगा, EV cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos फाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस दैट इज E अपॉन हाइपोटेनस। तो ऊपर ले जाऊंगा मैं ई स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए E से ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा v डैश कितना आ गया, v डैश आ गया अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दे, v cos थीटा से। यही हमारा जवाब हो गया। वैसे बच्चों बहुत जगह ना आपको इसका जवाब और भी एक फॉर्मेट में दिखाई देता है, आइए मैं दिखा देता हूँ। वहां पर ना v डैश को इस तरीके से लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ ये क्या है, ई स्क्वायर है, और इसको लिख देते हैं एक्चुअली tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो रूट के बाहर आ जाएगा तो ये सिंपली cos थीटा बन जाएगा, और बाहर है v cos थीटा, है ना। तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाता है। v डैश यहां से आ जाता है अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय v, है ना। तो ये बेसिकली हमारा फाइनल जवाब आ गया। ऑलराइट, तो बच्चों फाइनली आप बता दीजिए मुझे कि इस सवाल से आपने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि ये बॉल जो है आ रही थी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन जब ये टकराई, है ना, तो टक्कर की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं थी, है ना। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी इज ऑब्लिक डायरेक्शन में थी, है ना, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जैसे कि बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और जमीन पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली आप लोग ये ऐसा कोलिजन पहली बार देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स लगने की डायरेक्शन सेम नहीं है। ऐसे ही कोलिजन को क्या नाम दिया गया है, ऑब्लिक कोलिजन, है ना। पिछले वाले टाइप का कोलिजन कौन सा था, जैसे कि मान लीजिए अगर बॉल है ऐसे टुप से नीचे गिरती है ना यहाँ पर, तो ये कोलिजन क्या कहलाता, ये कहलाता हेड ऑन कोलिजन, है ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है। और इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। और वैसे बात सही भी है, ऐसा करना भी चाहिए था, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है टक्कर के वक्त, जो ये वाली वेलोसिटी है, क्या इससे कभी ये जमीन को अप्रोच या फिर इससे सेपरेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है जो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है ना, तो ये इस डायरेक्शन में आप सोचिए कि अगर कोई बॉल जा रहा है तो ना ही वो इसको अप्रोच कर रहा है एनी फर्दर, ना ही इससे वो सेपरेट हो सकता है। तो अप्रोच या सेपरेट कराने वाली बच्चों वेलोसिटी कौन सी है, अप्रोच या सेपरेट करवाने वाली वेलोसिटी तो वो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ऑलराइट, चलिए एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, so that if the collision is not head on, the bodies go at right angle to each other after the collision। चलिए तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि दो डिस्क है ना, और ये जो दो डिस्क हैं ये हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हैं, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए शुरुआत में v है, और ये दूसरा वाला तो रुका हुआ है। तो ऑब्वियस है कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जब टक्कर होगी, है ना, तो ऑब्वियस है कि ये हेड ऑन तो नहीं होगा। क्यों नहीं हेड ऑन होगा, ये देखिए ऐसे आया आया है, ऐसे टकरा गया, है ना। तो जब टक्कर इस तरीके से हो रही है तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इसकी वेलोसिटी थी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन टक्कर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टक्कर की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज सेंटर्स, है ना। इन दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे।
तो ऐसा ही कोलिजन तो कहलाता था ऑब्लिक कोलिजन, है ना। लेट अस से कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है छोटा सा, ये एंगल मान लीजिए कि थीटा है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, जो शुरुआत में हमारा डिस्क था जो आ रहा था, उसकी वेलोसिटी को दिखाते हैं पहले। देखिए मैंने इस डायग्राम में सिर्फ जो ओरिजिनल डिस्क था ना, उसकी वेलोसिटी दिखाई है। देखिए एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड इट वाज v sin थीटा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, v cos थीटा। अब आप सोचिए होगा क्या अगर मैं जिस डायरेक्शन में ये दोनों टक्कर मार रहे हैं उसको, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इस डायरेक्शन में तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मेरे को याद है कि अगर सेम मास वाले दो बॉडीज के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता था तो उस केस में क्या होता था, देयर वेलोसिटीज यूज्ड टू गेट इंटरचेंज्ड। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी। तो पहले वाले डिस्क की वेलोसिटी थी v cos थीटा और दूसरे वाले डिस्क की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 0। तो अब क्या होने वाला है, अब ठीक उल्टा होने वाला है। जिसकी v cos थीटा थी उसकी अब घट करके कितनी हो जाएगी भाई, उसकी घट करके हो जाएगी 0, और जिसकी 0 थी उसकी बढ़ करके हो जाएगी v cos थीटा, है ना। वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब अपने को क्या समझ में आ रहा है, अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो पहली वाली डिस्क थी उसके पास बस कौन सी वेलोसिटी रहेगी, v sin थीटा रहेगी, और जो दूसरी डिस्क है उसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी आएगी, v cos थीटा आएगी। क्यों ऐसा, दूसरी वाली डिस्क के पास v cos थीटा ही क्यों रह रहा है, अरे भाई जब इस पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी तो इसकी इसी डायरेक्शन में गेन होगी ना। इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, इसी डायरेक्शन में तो लग रहा था। तो क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि पहली वाली डिस्क जो है उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह जाएगी, कौन सी वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स नहीं लगा, है ना। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, जिस डायरेक्शन में इस पर लग रहा है ना, इस पर तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और जो दूसरी डिस्क है उस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो जो पहली डिस्क है उस पर जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, और जिस डायरेक्शन में, है ना, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था v sin थीटा से, मतलब परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन, उस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है जो इसकी वेलोसिटी को चेंज करे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स ही नहीं है इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बड़े आराम से हम लोगों ने इस बात को प्रूव कर दिया कि चूंकि पहले डिस्क की वेलोसिटी, है ना, पहले डिस्क की वेलोसिटी क्या हो गई, v sin थीटा अलोंग विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, और दूसरे डिस्क की वेलोसिटी किधर हो गई, v cos थीटा हो गई अलोंग द नॉर्मल। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों डायरेक्शंस क्या है, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो बस हो गया ये तो चलिए बच्चों एक और बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं। A small particle traveling with a velocity v collides inelastically और coefficient of restitution दे रखा है small e with a spherical body of equal mass and of radius small r initially kept at rest. The center of this spherical body is located at a distance rho which is less than small r away from the direction of motion of the particle. Find the final velocities of the two particles। और हमें आंसर निकालना है किस केस के लिए, हमें आंसर निकालना है सिर्फ और सिर्फ e बराबर 1 के लिए, मतलब प्रूफ करके देखना है कि क्या वो इक्वेशंस e बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इस मोमेंट पर पार्टिकल यहां आकर के इससे टक्कर मार रहा है ना। तो चलिए कुछ चीजें एनालाइज करते हैं। जैसे कि टक्कर के ठीक पहले, है ना, टक्कर के ठीक पहले क्या हो रहा था, इसकी वेलोसिटी थी आगे की तरफ v, है ना, और मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, v cos थीटा, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन इसकी वेलोसिटी थी v sin थीटा। और हमें पता है कि शुरुआत में तो ये जो बड़ा सा स्फेयर था ये तो रुका हुआ था, तो अब इस स्फेयर पर जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना, जो कि कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसका मोशन तो पक्का है कि इसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो लेट अस से कि v2 ये रहा, है ना, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर वो तो इसी डायरेक्शन में हो सकता है। अब जरा सोचिए कि
पार्टिकल के साथ क्या क्या हो सकता है? पार्टिकल की ये वाली v sin थीटा वाली वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगा है। लेकिन फोर्स लगा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमें क्या लगाना होगा? हमें लगाना होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पलट गई। पलट तो सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो है। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी पलट गई और अब हो गई लेट अस से v1 पीछे की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E मैं लगा रहा हूं अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेट ये दोनों किस वेलोसिटी से हो रहे हैं? नेट जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो है v1 प्लस v2, क्योंकि मैंने क्या माना कि v1 इस डायरेक्शन में और v2 इस डायरेक्शन में, तो दोनों मिल करके सेपरेट होने का काम कर रहे हैं अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इसको अप्रोच कितने से कर रहा था? ऑब्वियसली अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये कर रहा था देखिए v cos थीटा से। तो अपने को एक इक्वेशन क्या मिल गई? v1 प्लस v2 बराबर ev cos ऑफ थीटा, है ना, एक इक्वेशन ये आ गई। अब और क्या देख सकते हैं हम लोग? हम लोग देख सकते हैं कि आखिर लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग, है ना, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो मोमेंटम कंजर्व तो किया ही जा सकता है, क्योंकि ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। अगर मैं पार्टिकल और इस स्फेयर को क्या मान रहा हूँ? सिस्टम मान रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ये स्फेरिकल बॉडी है, तो आराम से हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो इन दोनों से मिलकर के बना है। और कैसा फोर्स हो गया? ये आपस का फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था? m इंटू वी कॉस थीटा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो v cos थीटा से इस डायरेक्शन में आ रहा था और उसका मास m था। बाद में कितना हो जाएगा? बाद में मैंने कह दिया कि पार्टिकल तो पलट गया, तो इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी? माइनस mv1। और जो स्फेरिकल बॉडी है उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? प्लस mv2, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। तो अपने पास देखिए दो इक्वेशन आ गई, एक तो v1 प्लस v2 बराबर ev cos थीटा, और अगली इक्वेशन कौन सी आ गई? अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो अगली इक्वेशन आ गई v2 माइनस v1 बराबर कितना आ गया? v cos थीटा, है ना। तो यहां से कुछ आ जाएगा क्या? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? तो आइस ऑफ v2 बराबर कितना आ जाएगा? ये v cos थीटा 1 प्लस e, है ना। तो अपने पास v2 कितना आ गया? वो आ गया v cos थीटा इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से अब फॉर्मूले में अगर v2 की वैल्यू रख देंगे तो v1 भी आ जाएगा। v1 कितना आ जाएगा? ev cos ऑफ थीटा माइनस v2, जो कि कितना है? v cos थीटा इंटू 1 प्लस e होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देते हैं। v1 बराबर कितना आ जाएगा? ev cos थीटा माइनस v cos थीटा अपॉन 2, और ये कितना हो गया? माइनस ev cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया ev cos थीटा बाय 2 माइनस v cos थीटा बाय 2। तो अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो फाइनली v1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v cos थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय e माइनस 1। ऑलराइट, तो देखिए यहां से क्या आ गया कि v1 जो है वो आ गया नेगेटिव, है ना। किस केस में? इफ e इज, e कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो, है ना। अगर e ग्रेटर देन 0 है बट e इज लेस देन 1, अगर e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना, तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 कैसा आ रहा है? v1 जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इवन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी अगर बात करें तो v1 कैसा आ जा रहा है? नेगेटिव आ जा रहा है। इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया था, मैंने क्या एज्यूम किया था आइए दिखाता हूं। मैंने ये एज्यूम किया था कि जो v1 है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसा संभव नहीं है ना। एटलीस्ट कौन सी वैल्यूज के लिए? जब e की वैल्यू कहां से कहां लाई करे? 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो और 1 से जस्ट छोटी हो, क्योंकि एग्जैक्टली 1 अगर हो जाएगा, अगर e की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी तब v1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये आना भी चाहिए था। आप देखिए अगर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर e की वैल्यू 1 हो जाएगी
मतलब ये कोलिजन कैसा हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। और उस केस में तो क्वाइट ऑब्वियस है ना कि ये वाला केस पिछले सवाल जैसा ही हो जाएगा। तो उस केस में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, राइट। तो v1 को तो जीरो आना ही था। और जैसा कि हमें इलास्टिक के लिए क्रॉस चेक करना था, हमने चेक तो कर लिया कि v1 तो चलिए जीरो आ रहा है, एक बार v2 के लिए भी देख लेते हैं। v2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी उस केस में, अगर इलास्टिक होता तो v2 की वैल्यू आनी चाहिए थी v cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंटरचेंज हो जाती है। तो देखते हैं फॉर्मूले से v cos थीटा आ रहा है कि नहीं। हाँ ये रहा ना, ये रहा, ये पकड़ा गया। तो अगर यहाँ पर मैं e की वैल्यू 1 रख दूं तो देखिए कितना आ जाएगा, v cos थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये तो आ ही गया, v cos थीटा आ गया। देखिए तो इसका मतलब हम लोगों ने ये जो इक्वेशंस निकाली है बिल्कुल सही निकाली है, एज वी कैन सी दैट दे होल्ड गुड फॉर e इक्वल टू 1। लेकिन हर जगह सवाल में तो हम लोगों ने, सॉरी, हर जगह जवाब में तो हम लोगों ने थीटा का यूज करा, पर थीटा तो दिया नहीं था। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देखिए थीटा तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, हमने इसे थीटा का। अब आप देखिए कि ये वाली जो रेड वाली डिस्टेंस है ये तो अपने को रो दी हुई थी और रेडियस अपने को आर दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज रो अपॉन आर। तो जहां पर भी अपने को थीटा की रिक्वायरमेंट हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं थीटा की वैल्यू को। चलिए तो अब बात करते हैं इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेस की। देखिए बेसिकली जो इम्पल्स वर्ड यूज होता है ना, इम्पल्स का वैसे तो मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, पर अगर हम लोग इम्पल्सिव फोर्सेस की बात करें तो हम लोग इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं जो बहुत कम ड्यूरेशन में लार्ज चेंज इन मोमेंटम कॉज करते हैं। और ऑब्वियसली उसके लिए उन फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इन मैग्नीट्यूड। जैसे कि देखिए अगर ये बेसबॉल इस बॉल को हिट कर रहा है तो बहुत कम देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फिर भी असर कितना ज्यादा होता है ना। तो उस कारण देखिए क्या होता है कि एक जरा सा डिफॉर्मेशन भी आ जाता है। तो यही देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा है बैट के द्वारा बॉल पर, और ऑब्वियस है कि बॉल के द्वारा भी बैट पर लग रहा है, बिकॉज दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन पर, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, dp बाई dt, है ना। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां से dp क्या आ जाएगा, f dt। और अगर इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ तो इधर क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम pi और फाइनल मोमेंटम pf। तो ये क्या बन गया, pf माइनस pi। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना है आपको, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एरिया अंडर एफ टी कर्व, है ना। यही तो हो गया इसका मतलब। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का मतलब क्या होता था, एरिया अंडर द कर्व, है ना। इस तरीके से अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता था तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx यही तो हो जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dt। वही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अगर t1 से t2 टाइम तक के लिए अपने को दिख रहा है कि फोर्स लगा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इम्पल्स इन द कोलिजन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। और कभी कभी ना आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि बताओ एवरेज फोर्स कितना लगा। ये तो वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज पूछे कि भाई मान लो कि इस तरीके का रैंडम वेरिएबल फोर्स नहीं लगता, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगता अगर पूरे t1 से t2 टाइम इंटरवल तक, तो वो कितना होना चाहिए था सच दैट की सेम चेंज इन मोमेंटम आए। तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं एक रेक्टेंगल, मतलब कि बेसिकली क्या किए, एक ऐसा एफ एवरेज ढूंढे सच दैट कि t1 से लेकर के t2 टाइम तक में जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आया, इस पर्पल वाले एरिया के बराबर। मतलब ये जो पर्पल वाला एरिया है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, वो एग्जैक्टली बराबर है ये जो ब्लू वाला एरिया यहाँ पर शो हो रहा है ना। दोनों एरिया बराबर होने से क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बराबर आ गया, टाइम इंटरवल भी देखिए सेम है। तो यहाँ पर जो काम वेरिएबल फोर्स ने किया वही काम एवरेज फोर्स ने किया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट में होता है ना, कि एक बॉलर ने मान लीजिए 10 ओवर में कितने रन दिए, मान लीजिए 66 रन दिए, तो पर ओवर
हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज बताओ, हर ओवर का अलग अलग मेरे को मत बताओ, मेरे को बताओ कि हर ओवर के हिसाब से उसने कितने रन दिए। तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे कि उसने 6.6 रन्स पर ओवर दिए, ऐसा मान लो आप, है ना। लेकिन क्या सचमुच में वो किसी ओवर में 6.6 रन दिया? नहीं दिया, लेकिन ऐसा मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो यही रोल प्ले करता है एफ एवरेज। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, Why are the engines of a super tanker normally cut off 25 kilometers from port? तो देखिए क्या होता है कि ये इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? इसको पानी के कारण जो थोड़ा फ्रिक्शन मिल रहा है वो रेजिस्ट कर रहा है बेसिकली। तो वो जो फोर्स होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि अब इसको बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑर्डर टू चेंज इट्स लीनियर मोमेंटम, है ना। तो इम्पल्स इसको अभी भी ज्यादा चाहिए, लेकिन फोर्स कम मिल रहा है, तो इसीलिए इसके लिए टाइम क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा टाइम करने के लिए क्या कर देता है ये? सोचिए 25 किलोमीटर पहले ये इंजन को अपने क्या कर देता है? बंद कर देता है, ताकि ऑटोमेटिकली ये क्या होता जाए? स्लो होता जाए। तो कितनी मजेदार चीज है ये। इसी तरीके का एक और प्यारा सा केस देखते हैं। देखिए, इन बोथ केसेस द इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द बॉक्सर्स जॉ रिड्यूसेस द मोमेंटम ऑफ द पंच। देखिए, जो पंच इस बॉक्सर के मुंह पे लग रहा है ना, वो दोनों ही केसेस में किसके कारण रुक रहा है? मतलब ये जो पंच है वो किसके कारण रुक रहा है? इस बॉक्सर के जबड़े के कारण, है ना। लेकिन पहले केस में ये जो बॉक्सर है इसने सही कदम उठाया, ये पीछे चला गया, जिसके कारण इसके जबड़े पे चोट तो लगा, लेकिन इसने क्या किया कि इस जो इंसान इसे मुक्का मार रहा था ना, उसके मोमेंटम को स्लो डाउन होने के लिए इसने टाइम ज्यादा बढ़ा दिया, है ना। टाइम कैसे बढ़ा दिया इसने? ये खुद के चेहरे को पीछे ला दिया, जिसके कारण जो बॉक्सर का पंच है ना, वो ज्यादा देर तक रहा, जिसके कारण हम लोग समझ रहे हैं कि ऑल्दो मोमेंटम में चेंज तो दोनों केस में कांस्टेंट है, लेकिन पहले केस में टाइम बढ़ गया तो फोर्स को कम होना पड़ेगा। और अगले केस में देखिए साहब ने क्या किया, ये जिस डायरेक्शन में, है ना, बॉक्सर चाहता था कि ये आए, उसी डायरेक्शन में ये आ गया। मतलब कि ये आगे आ गया और बॉक्सर इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में अपना हाथ चला रहा था, और ये राइट डायरेक्शन में बढ़ के आ गया इसके तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने बॉक्सर के, है ना, बॉक्सर के पंच को क्या कर दिया? बॉक्सर के पंच को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। कैसे? टाइम को कम करके, है ना। देखिए लिखा है, पहला पार्ट के लिए क्या लिखा है? When the boxer moves away, rides with the punch, he extends the time and diminishes the force. लेकिन दूसरे केस में इसने क्या कर दिया? If the boxer moves into the glove, ये ग्लव्स की तरफ बढ़ गया, तो टाइम क्या होना था? टाइम तो रिड्यूस होना ही था। तो उसके लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा? जोर का झटका सहना पड़ेगा, फोर्स बढ़ गया, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में सेम था। एक में टाइम बढ़ा तो एफ कम हुआ, एक में एफ बढ़ा तो टाइम को कम होना पड़ा। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। द आइडिया ऑफ शॉर्ट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सप्लेन्स हाउ अ कराटे एक्सपर्ट कैन स्प्लिट अ स्टैक ऑफ ब्रिक्स विद द ब्लो ऑफ हर बेयर हैंड। देखिए ये लड़की कैसे अपने हाथों से तोड़ रही है ना ब्रिक्स के सेट को। She brings her arm and hand swiftly against the bricks with considerable momentum. This momentum is quickly reduced when she delivers an impulse to the bricks. The impulse is the force of her hand against the bricks multiplied by the time during which her hand makes contact with the bricks. By by swift execution, she makes the time of contact very brief and correspondingly makes the force of impact huge. If her hand is made to bounce upon the impact, the force is even greater. है ना, हम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से एक झटके में मारती है ना। ये जो हम लोग जानते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत जबरदस्त फोर्स देती है ये, है ना। तो ये इन्होंने कहा है कि अगर ये किसी तरह ये मेक श्योर कर दे कि इसका हाथ जो है ना टकराने के बाद बाउंस ऑफ कर जाए, तो डबल इम्पैक्ट होगा इसके फोर्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई बॉल है, वो अगर दीवार से जाकर के टकरा रही है और चिपक जा रही है, तो उसने मोमेंटम कितना ट्रांसफर करा दीवार को? m इंटू वी। लेकिन अगर सोचिए कि वो दीवार से जाकर के टकरा करके रिबाउंड कर रही है, तो उसने मोमेंटम कितना ट्रांसफर करा दीवार को? तो वाइस ऑफ एम वी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो डबल ऑफ एम वी का आ गया ना।
पहले मोमेंटम प्लस एम था, मोमेंटम माइनस एम हो गया। तो इसीलिए कहा यह गया कि अगर, है ना, इफ अ हैंड इज मेड टू बाउंस अपॉन इम्पैक्ट द फोर्स इज इवन ग्रेटर। तो यही सारी जो टेक्निक्स हैं ये कराटे में लोग सीखते हैं अच्छे से। चलिए, तो अब हम लोग इम्पल्स के बारे में काफी कुछ समझ गए, इम्पल्स की फील भी आ गई। अब चलिए इम्पल्स के ऊपर ना एक बड़ा प्यारा सा सवाल करते हैं और सीखते हैं कि इन फ्यूचर इम्पल्स के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, बड़ा ही पॉपुलर सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड अ पैन ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड by a string going over a smooth light pulley as shown. Initially, the system is at rest when a particle of mass falls on the pan and sticks to it. If the particle strikes the pan with a speed v, find the speed with which the system moves just after the collision. देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। हो क्या रहा है, आप तो ऐसे मान लीजिए कि जो m मास का पार्टिकल है ना, ये क्या है, ये च्युइंगम है ना। और ये जो च्युइंगम है ये इस तरीके से नीचे जा रहा है और ऑब्वियसली क्या होगा, पैन से जाकर के चिपक जाएगा। तो पैन से जैसे ही जाकर के ये चिपकेगा, तो अब आप समझ रहे होंगे कि झटका लगा पैन को। तो पैन को झटका लगा तो हो सकता है कि सिस्टम अब क्या हो जाए, चलना चालू कर जाए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पैन च्युइंगम के साथ नीचे जाएगा और ये जो लेफ्ट में ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा। ऑब्वियस है ना, क्योंकि झटका नीचे की तरफ लगा है पैन को। और चलिए, तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कौन कौन से इंपल्सिव फोर्सेस हैं यहाँ पर। आइए एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं च्युइंगम की। तो ये च्युइंगम जो है, ये जैसे ही पैन से टकराया तो पैन ने इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया एन, और ये सडन फोर्स लगा कैपिटल एन, है ना, ये झटके वाला फोर्स लगा। तो बहुत कम देर के लिए एक्ट करा। तब तक एक्ट करा जब तक ये चिपक रहा था, तब तक ये इंपल्सिव फोर्स एक्ट करा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो च्युइंगम है ये ना पहले नीचे आ रहा था कितनी वेलोसिटी से, ये च्युइंगम पहले आ रहा था नीचे v वेलोसिटी से। और मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम की वेलोसिटी टक्कर के बाद हो गई u। तो हमें समझ में आ रहा है कि च्युइंगम पर फोर्स अगर ऊपर लगा तो इसका मोमेंटम कम हुआ होगा। तो मैं क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी। मैं कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, बस मैं इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी से क्या लिख रहा हूं कि इंपल्स प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल। और मैं यहाँ पर n जो है ना, ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ताकि ये पूरा का पूरा टर्म इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी क्या रह जाए, मैग्नीट्यूड रह जाए। तो मैं मैग्नीट्यूड को किसके बराबर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं किसके बराबर कर रहा हूँ, मैं बराबर कर रहा हूँ m इंटू v माइनस m इंटू यू। बेसिकली मैंने राइट साइड में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखा। मैंने क्या देखा कि अगर इसकी वेलोसिटी v थी नीचे की तरफ और इस पर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस है कि इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई होगी, है ना। तो v जो है वो u से ज्यादा है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, mv माइनस mv। तो एक इक्वेशन तो हमने लिख दी। और कोई इक्वेशन आप सोच पा रहे हैं क्या? बिल्कुल आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ब्लॉक है ना, इस तरीके से जो ब्लॉक है, इस पर कौन सा फोर्स लगा, अचानक से झटके वाला टेंशन लगा, है ना। यहाँ पर जो टेंशन लगा वो इंपल्सिव टेंशन है ना, क्योंकि एक झटके में इसने अचानक से ऊपर खींचा इसे। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, mg वगैरह है लेकिन वो नॉन इंपल्सिव है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। यहाँ पर भी t मैंने क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया। इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, अगेन चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर। और अगर पैन नीचे u से जा रहा है च्युइंगम के साथ, तो इस ब्लॉक को ऊपर u से जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। तो मैं क्या लिख दूंगा, m इंटू यू, क्योंकि इनिशियली तो रुका हुआ था ये। तो एक इक्वेशन और आ गई मेरे पास। और मैं कौन सी इक्वेशन सोच सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ इस पैन के लिए एक इक्वेशन है ना। अगर मैं सिर्फ इस पैन को देखूं तो मैं एक और इक्वेशन बना सकता हूँ। कैसी इक्वेशन बनेगी आप सोचिए। यहाँ पर जो च्युइंगम था उसने तो पैन पर नीचे की तरफ नॉर्मल लगाया, और जो ये धागा है ये ऊपर की तरफ टेंशन लगा करके खींच रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ टेंशन और नॉर्मल के इंपल्सेस का, कि ये जो पैन है जो पहले रुका हुआ था वो नीचे u स्पीड से जाने लगा। तो ऑब्वियस है कि कौन सा इंपल्स जीता, नॉर्मल का इंपल्स जीता, तभी तो वो नीचे की तरफ जाने लगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू यू। समझ पा रहे हैं हम बात, सारे मैग्नीट्यूड्स है, एन डी टी, टी डी टी और एम यू, ये तीनों ही मैग्नीट्यूड है। तो मैंने बड़े आराम से देखी किस तरीके से यहाँ पर इक्वेशंस लिख डाली। अब मेरे पास तीन इक्वेशन है और मुझे सॉल्व करना है।
तो एक एक करके क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी की वैल्यू भरते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी की वैल्यू भरते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी देखिए कितना था, एम वी माइनस एम यू, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमारा एन डी टी था वो था एम वी माइनस एम यू, और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी था एम इंटू यू। तो चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू बराबर एम यू। तो यहां से क्या आ गया, 3 टाइम्स u बराबर v। तो यहां से फाइनली हमारा जवाब क्या आ गया, u इज इक्वल टू v अपॉन 3। तो जैसा हमने सोचा था वही आ गया, है ना। जिस डायरेक्शन में हमने सोचा था कि वेलोसिटी गेन होगी उसी डायरेक्शन में आई, क्योंकि u बराबर क्या आ गया, प्लस v बाय 3। चलिए तो इम्पल्स के ऊपर एक और बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। Two particles A and B of equal masses m are tied with an inextensible string of length 2l. The initial distance between A and B is l. Particle A is given v speed as shown. Find the speed of particle A and B just after the string becomes taut. तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल m है, यहाँ पर पार्टिकल m है, और इस तरीके से एक स्ट्रिंग है जो कि बड़ी लूज है ना शुरुआत में, और इस A पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दी गई। तो सोचिए थोड़ी देर बाद कैसा डायग्राम दिखेगा। देखिए थोड़ी देर बाद तो ऐसा डायग्राम दिखेगा, है ना, जब ये जस्ट अब इसकी लेंथ जो है कितनी हो चुकी होगी, जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है दैट इज 2l, है ना। और अपने को ये पता है कि शुरुआत में यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर दूरी थी, है ना, वो कितनी दी हुई थी अपने को, l दी हुई थी। तो ये वाला लेंथ l हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, है ना। एंगल कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर l अपॉन 2l, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। एक चीज तो चलिए अपने को मिल गई, है ना। तो अब जरा देखिए यहाँ पर कि हम लोग क्या क्या चीजें देख सकते हैं। एंगल आ गया अपने पास। अब देखिए ये जो बी पार्टिकल है ना, बी, इस पर अचानक से एक टेंशन का झटका लगेगा कुछ इस तरीके से, है ना। और यहां पर जो ए पार्टिकल पहुंचा था, अचानक से इस पर भी झटका लगेगा पीछे की तरफ। ये चीज हम लोग फील कर सकते हैं ना। अचानक से जा रहा था तो बोलेगा अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुरंत झटका लगा देगा पीछे। और इसको बोलेगा अरे भाई तुम रुके क्यों, आओ चलो मेरे साथ, तुरंत इस पर भी झटका लगा। तो टेंशन कुछ इस तरीके से इन दोनों पर लगेगा। और हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि बी पार्टिकल इस पर, ये तो रुका हुआ था, और इस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये उस डायरेक्शन में चल देगा। तो इसका मतलब बी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी विल बी अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। इस तरीके से इस डायरेक्शन में हो जाएगी स्पीड। लेट अस से की स्पीड u हो जा रही है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि a की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में कितनी होनी पड़ेगी, u होनी पड़ेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि शुरुआत में हम लोग देख रहे थे कि ये जो a पार्टिकल है ये किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है ना। लेकिन उस समय क्या था, उस समय स्ट्रिंग टॉट नहीं थी, लेकिन अब स्ट्रिंग टॉट हो गई। तो अगर स्ट्रिंग एक बार टॉट हो गई तब तो दोनों एंड्स को, है ना, क्या करना पड़ेगा, दोनों एंड्स को सेम स्पीड से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग जाना पड़ेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। वरना आप सोचिए कि अगर ए पार्टिकल की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड क्या हुई, ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू बी की स्पीड इस डायरेक्शन में, तो ये धागा टूट जाएगा, और वैसे भी एक्सटेंसिबल तो है नहीं। और दूसरी चीज ये कि अगर ए की स्पीड इस डायरेक्शन में क्या होती, कम होती एज कंपेयर टू बी की स्पीड इस डायरेक्शन में, तब तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाती। तब तो टेंशन हम लोग लिख भी रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग स्लैक है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों की स्पीड अलोंग द रस्सी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, विच इज यू। अब आइए एक और चीज पे ध्यान देते हैं। शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो इस ए पार्टिकल की स्पीड थी आगे की तरफ, और कितनी थी v। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इस पर टेंशन नहीं लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड शुरुआत में कितनी थी, v, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा v साइन 30 डिग्री, है ना। तो शुरुआत में उसकी स्पीड थी इस डायरेक्शन में v साइन 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में तो इस पर फोर्स भी नहीं लगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस ए पार्टिकल की एक स्पीड होगी इस तरफ v साइन 30 डिग्री, और एक स्पीड इस डायरेक्शन में रहेगी u, है ना। तो अब बेसिकली हमें ये तो समझ में आ गया कि ए पॉइंट की
दो दो वेलोसिटीज है ना, एक तो इधर को है और एक परपेंडिकुलर है, लेकिन बी पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग है। तो अब अगर यू निकाल ले तो बात बन जाएगी, है ना। तो अगर मैं स्ट्रिंग के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो टेंशन फोर्स है ये तो इन दोनों पर इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने सिस्टम ए और बी और स्ट्रिंग को मिला करके माना है। तो स्ट्रिंग के अलोंग जस्ट बिफोर द कोलिजन या फिर जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग गेटिंग टॉट, है ना, ऐसा कह सकते हैं, कितना मोमेंटम था। आप देखिए कि ए की स्पीड आगे की तरफ थी और कितनी थी, वी थी। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड थी इसकी, वी cos 30 डिग्री। तो शुरुआत में जो मोमेंटम था अलोंग द स्ट्रिंग वो कितना था, एम वी cos 30 डिग्री, है ना। और अब मैं कितना बोल सकता हूँ कि अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखते हुए पूरे सिस्टम का मोमेंटम इस स्ट्रिंग के अलोंग कितना हो जाएगा, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, तो 2m इंटू यू। तो यहां से देखिए m से m कट गया और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा v इंटू √3/2 बराबर 2 इंटू यू। सही है यहां तक। तो इससे देखिए मेरे को u मिल जाएगा, u कितना आ जाएगा, √3v/4। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ गया कि b की वेलोसिटी कितनी है, √3v/4 अलोंग द धागा, और a की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है u which is √3v/4 which is along the string, और दूसरा कंपोनेंट कितना है, v sin 30 मतलब v/2 परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर का आखिरी सवाल करते हैं ना। सवाल है, अ बॉल फॉल्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फ्रॉम अ हाइट h above the point of impact and makes an inelastic collision जिसमें e दे रखा है 3/4, where will it hit on the plane again, और h की वैल्यू भी दे रखी है 5 मीटर और थीटा दे रखा है बेसिकली 45 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है इस सवाल में। देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि अगर ये h हाइट से नीचे आ रहा है तो यहां पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, √2gh, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए जरा, आखिर टक्कर की डायरेक्शन कौन सी होगी। टक्कर तो भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि इस पार्टिकल पर फोर्स जो है नॉर्मल का झटके वाला इंपल्सिव, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्चुअली ये वाली डायरेक्शन होगी, है ना। इस डायरेक्शन के लॉन्ग हम लोग बोल देंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी नीचे की तरफ √2gh, है ना। तो अब जब टक्कर होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है ना, और वो ये डायरेक्शन होगी अलोंग द प्लेन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टक्कर होने के बाद भी इसकी ये वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज √2gh, और ये एंगल कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर अपने को ये वाला एंगल दे रखा है अल्फा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो √2gh cos 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, है ना। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है पहले कितनी थी कोलिजन के ठीक पहले, √2gh साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में इस पे कोई इंपल्सिव फोर्स भी नहीं लगा, तो आफ्टर द कोलिजन इतनी ही रहने वाली है ना। तो ये तो हमने डील किया वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट से, जो पैरेलल टू द सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है। अब हम लोग बात करते हैं उस कंपोनेंट की जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी नीचे की तरफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में √2gh cos अल्फा, ना यहाँ पर लिख देते हैं √2gh cos अल्फा थी, और ई दे रखा है अपने को। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई बराबर हम लोग बोल देंगे, मान लीजिए कि ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब रिबाउंड कर गई और इसकी वेलोसिटी हो गई लेटर से v डैश, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, v डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने से ये अप्रोच कर रहा था, √2gh cos ऑफ अल्फा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया v डैश बराबर e टाइम्स √2gh cos ऑफ अल्फा, राइट। तो देखिए बच्चों अब तो ये प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो चलिए इसे मैं बोल देता हूं y एक्सिस, और इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं x एक्सिस। तो चलिए आपका अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा प्रोजेक्टाइल थोड़ा।
अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है, तो ऐसे मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन दिखा दी है ना। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मुझे एक्स और वाई दो अलग अलग दुनिया बनानी चाहिए। तो सबसे पहले वाई की दुनिया बनाते हैं ना। वाई के अलॉन्ग में क्या लिख सकता हूँ, यू वाई कितना था, यू वाई था ई कॉस अल्फा रूट ऑफ 2gh, और इसके अलावा ए वाई कितना था, एक्सेलरेशन अलोंग दिस न्यू वाई डायरेक्शन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ जी है तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ए वाई कितना हो गया माइनस जी कॉस अल्फा। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव वाई के अलोंग जी का कॉम्पोनेंट आ रहा है। अब मुझे पता है कि जब ये वापस ऐसे लैंड करेगा तो वहां पर मैं क्या बोल दूंगा कि वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो एस वाई बराबर मैं बोल दूंगा जीरो, है ना। तो यहां से देखिए बेसिकली अपने को क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। मैं क्या यूज करूंगा, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको भरे तो ये आ जाएगा ई कॉस अल्फा इंटू रूट 2gh, है ना। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू जी कॉस अल्फा इंटू टी। मैंने एक्चुअली क्या किया, एस वाई जीरो हो गया ना, और टी से टी फिर कैंसिल आउट हो गया, एक टी यहाँ पर रह गया, तो इसीलिए सॉल्व करके ये ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास देखिए कितना आ गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2e अपॉन जी, और ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2√2 e टाइम्स, और यहां पर क्या लिख देंगे अंडर रूट ऑफ h अपॉन, है ना। अब चलिए आ जाते हैं x की दुनिया में ना। तो अपने को ux चाहिए, सॉरी अपने को क्या चाहिए, ux चाहिए, अपने को फिर ax भी चाहिए, है ना। तो चलिए आइए डायग्राम में देखते हैं ux और ax कैसे निकालें। ux वो तो था कितना √2gh साइन अल्फा, है ना, और ax कितना था g साइन अल्फा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर g का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट ही तो होगा, तो लिख देते हैं नीचे √2gh, यहाँ लिख देते हैं √2gh साइन अल्फा, और ax कितना लिख दें, ax लिख देंगे g साइन अल्फा। यही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ g साइन अल्फा था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे को पता है कि अपने को बेसिकली एस एक्स निकालना है ना, मतलब x के अलॉन्ग ये कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, है ना। तो चलिए भर देते हैं वैल्यू, सब कुछ तो है ही अपने पास। एस एक्स मतलब कि रेंज अलोंग द इंक्लाइन, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh साइन ऑफ अल्फा इंटू टाइम अपन हम लोगों ने कितना निकाला था, एक बार देख लीजिए, टाइम आया था 2√2 e टाइम्स अंडर रूट ऑफ h बाई जी, है ना। तो इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 2√2 e अंडर रूट ऑफ h बाई जी, और इसमें क्या ऐड करना है हम लोगों को, अपने को ऐड करना है प्लस हाफ ऑफ ax कितना है g साइन अल्फा, और टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 2√2 e अंडर रूट ऑफ h बाई जी का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने आराम से सॉल्व किया, ये देखिए, और सॉल्व करने के बाद आप आराम से स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए r की वैल्यू आ गई 4e h साइन अल्फा प्लस 4e स्क्वायर h साइन अल्फा। अब मैंने e की वैल्यू भर दी 3/4, h की वैल्यू भर दी 5, और साइन अल्फा भर दिया साइन 45, दैट इज 1/√2। तो मेरा आंसर आ गया 105/4√2, जो कि लगभग आ जा रहा है 18.5 मीटर, है ना, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में था इसीलिए आंसर भी मीटर्स में आया। तो देखिए इस सवाल के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल जो है वो रिवाइज हो गया, है ना। तो बेसिकली इसमें करना क्या पड़ा, अपने को ये देखना पड़ा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, और कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है, इंपल्सिव फोर्स, उस डायरेक्शन में हम लोगों ने कह दिया कि मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसीलिए एक स्पीड हो गई √2gh साइन अल्फा, और एक वेलोसिटी हो गई e टाइम्स √2gh कॉस अल्फा। उसके बाद तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर खत्म होता है। अब आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में मिले हैं,
और इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अगले चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो कि कौन सा होगा, वो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।